नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका अब तक की सबसे बड़ी खबरों में। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान नोएडा और ग्रेनो अथॉरिटी पर धरना दे रहे हैं। किसान ट्रैक्टर्स पर दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये सभी किसान संसद भवन का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर से पहले ही किसानों को दिल्ली जाने से रोक लिया। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते आम लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। चंद मिनटों का सफर घंटों का समय ले रहा है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट का ऐलान किया गया था। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा परी चौक से नोएडा की तरफ जाने वाला एक्सप्रेसवे भी बंद है। सड़कों पर पुलिस भी तैनात है, लेकिन जाम के आगे पुलिस की तैयारियां कम पड़ गईं। नोएडा में पुलिस ने धारा 144 लागू की है। इसके साथ ही जिले की सभी सीमाएं अगले 24 घंटे के लिए सील कर दी गई हैं। कई थानों की पुलिस महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला डीएनडी बॉर्डर तक तैनात है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों का अलग अलग जगह पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। 10% प्लॉट, आबादी का पूर्ण निस्तारण, बढ़ा हुआ मुआवजा, स्थानीय लोगों को रोजगार सहित कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके बाद लंबे समय से किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने संसद भवन का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये सभी किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे। इन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ी, पुलिस के खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इन सभी किसानों को दिल्ली पहुंचने से पहले ही चिल्ला बॉर्डर पर रोक लिया। इसकी वजह से नोएडा में भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी नजर आ रही है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरह से किसानों का ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या इन किसानों की सुनवाई अब होगी? तो कोई प्रदर्शन होता नहीं, किसानों का कोई संगठन उग्र नहीं होता। अपनी बात कह रहे हैं, बहुत दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सरकारें जब नहीं सुनती तो फिर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की तरफ को जाए पर बैठे हुए हैं। उनकी जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। जी राकेश, देखिए राकेश टिकैत जी, जब पिछली बार किसानों का ये प्रदर्शन हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिसे ये सभी किसान काला कानून कह रहे थे, किसानों के प्रदर्शन को देखते ही बाद में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। क्या ऐसे ही अब मानकर चला जाए कि इस किसान के प्रदर्शन के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है? देखो, अलग अलग मूवमेंट के अलग अलग इशू होते हैं जी इनका। नोएडा में है जमीन संबंधी इनके मामले हैं जी 64% का। जो जिन किसानों की जमीन चली गई उनको जो प्लॉट देते हैं फिर किसान को रेजिडेंस के लिए, वो इनकी डिमांड है। जी हाँ, और ये ज्यादातर नोएडा ग्रेटर नोएडा के उधर के किसान है वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और अथॉरिटी के खिलाफ इनका प्रोग्राम है। और अथॉरिटी ने इनको आश्वासन भी दिया था पहले, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। तो वो इनके बड़े इशू है। जी राकेश टिकैत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन किसानों की प्रमुख मांग क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से ये 10% प्लॉटिंग को लेकर के और कुछ प्रमुख मांगे इनकी नोएडा में लेकर ही है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कमी क्या हो रही है, या फिर प्रशासन की ओर से क्या अभी तक कोई जानकारी दी गई है कि इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखो, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि जमीन देनी पड़ेगी। जो वादा किया था वो जमीन सरकार नहीं दे रही। जब किसान की जमीन ले ली और उसको कहा कि हम प्लॉट देंगे इनको, 5 और 10% प्लॉट देंगे, वो प्लॉट नहीं दे पा रहे इनको। भाई जमीन चली गई तो रहने का मकान तो चाहिए ना उनको सबको। तो मकान नहीं, तो मकान के लिए जगह नहीं दे रहे, तो वो उसकी मेन लड़ाई है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद, और इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राकेश टिकैत जी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि नोएडा से सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से ये तस्वीरें
साफ जाहिर कर रही हैं कि किसानों में किस कदर गुस्सा है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहां पहुंच चुके हैं। ये संसद का घेराव करना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ये शिकायत कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि कहीं पर भी जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो अब अपनी बात को नोटिस कराने के लिए ये सीधे संसद की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इन्हें चिल्ला बॉर्डर के पास ही रोक लिया गया। लगातार पुलिस पूरे जिले में अपनी नजर बनाए हुए है ताकि कहीं पर भी कोई बड़ा आंदोलन इन किसानों के जरिए ना किया जाए। पूरे नोएडा से दिल्ली लेकर जाने वाले रास्ते पर कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। हर तरफ सिर्फ किसान और इनकी भीड़ नजर आ रही है। किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा है। बताया जा रहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 149 गांवों के ये किसान हैं। ये पिछले काफी समय से अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो अब एक साथ इकट्ठे होकर ये दिल्ली की ओर रवाना हुए, लेकिन इन्हें पुलिस ने रोक लिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। इस बार उन्होंने सीधे पीएम मोदी की जाति पर कमेंट करते हुए उन्हें जनरल कास्ट का बताया है। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा पहुंची। यहां तमाम नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यहीं पर पीएम के खिलाफ हमलावर होते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया और कहा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी गुजरात की तेली कास्ट में पैदा हुए थे। आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस समुदाय को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। पीएम मोदी जनरल कास्ट में पैदा हुए। पीएम पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं कि वो ओबीसी पैदा हुए। वहीं राहुल ने यह भी कहा कि पीएम किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, किसी किसान, किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वे सिर्फ अडानी का हाथ पकड़ते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले जातियों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। वे भारतीय ढांचे को ठीक से नहीं समझते हैं। भागीदारी की क्या जरूरत? मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि जनता को पीएम मोदी बेवकूफ बना रहे हैं, वो भी जाति का नाम लेकर। आपको बता दें, राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि पीएम मोदी कभी भी जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि इसकी वजह साफ है कि पीएम खुद ओबीसी जाति से नहीं आते। लगातार कई नेताओं के भी इस बाबत बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हुए बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि देश की जातिगत व्यवस्था क्या है, देश की कौन सी जाति के अंतर्गत लोग आते हैं और किस तरीके से जातिगत जनगणना की राहुल गांधी बात कर सकते हैं जब उन्हें देश के ढांचे के बारे में ही जानकारी नहीं है। लगातार देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए तमाम पार्टीज बात कह रही हैं। तमाम पार्टीज चाहती हैं कि देश में, खास तौर पर यूपी में भी जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों को सुविधाएं दी जाएं। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज राहुल गांधी उड़ीसा पहुंचे और इसी दौरान संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति पर यह कमेंट किया। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी भले ही खुद को ओबीसी जाति का बताते हैं, लेकिन वो ओबीसी जाति से हैं ही नहीं। साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को बुरी तरह से बेवकूफ बनाने का काम पीएम मोदी की ओर से किया जा रहा है। पीएम मोदी सिर्फ खुद को ओबीसी बताते हुए
जनता का वोट साधना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि भले ही बार बार भाजपा की ओर से जातिगत जनगणना का जिक्र किया जाता हो, लेकिन देश में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं होगी, क्योंकि खुद पीएम ही जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज है, जिसमें लगातार जनता से खुद को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, समस्याओं का निराकरण करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई बार राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ कटाक्ष भी कर रहे हैं, और ये वही कटाक्ष है जो कि सीधे पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने किया है, और सीधे उनकी जाति को टारगेट करते हुए साफ कहा है कि पीएम जातिगत जनगणना कभी नहीं कराएंगे। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से जातिगत जनगणना को जोड़ते हुए राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि पीएम जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनका जन्म जनरल कैटेगरी में हुआ, साल 2000 के बाद भाजपा ने ही उनकी जाति को ओबीसी में जोड़ दिया। क्या ये जो बयान दिया गया है ये सिर्फ तमाम पिछड़ी जातियों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने दिया है? अरे सर, राजेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? गांधी उड़ीसा के झारसुगुड़ा में पहुंचे थे, और यहां पर ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति के खिलाफ बयान दिया। प्रधानमंत्री जाति पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जनरल कैटेगरी में पैदा हुए थे। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से उड़ीसा में एक बार फिर से पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, उनकी जाति को लेकर बयान दिया है, क्या ये अब मानकर चला जाए कि राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ पिछड़ी जातियों को खुद से जोड़ने के लिए दिया गया है? बिल्कुल किरण, अगर हम बात करें राहुल गांधी के बयान की तो बिल्कुल बात सही है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर खिलाफ उनके बहुत बड़ा बयान दिया है इस बार, कि वो सीधे सीधे पीएम मोदी की जाति पर कमेंट कर दिया है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उनको बताया है कि पीएम मोदी जो है वो जनरल कास्ट से आते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा में पहुंची थी, जहां तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जनता ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया था। यहीं पर पीएम के खिलाफ हमलावर होते हुए राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ गुरुवार को ब्लैक पेपर जारी किया। इस पत्र में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई विषयों पर सरकार की असफलता का उल्लेख किया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ब्लैक पेपर जारी किया और इसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया। उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी असफलताएं छिपाने का आरोप भी लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस ने यह ब्लैक पेपर ऐसे समय पर जारी किया है जब सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 10 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार उसकी बात कभी करती ही नहीं है। वहीं यह आरोप भी लगाया कि जिस राज्य में बीजेपी का शासन नहीं है, वहां मनरेगा का पैसा तक नहीं दिया जाता। बीजेपी को डराकर
लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश करने का आरोप भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है और जनता के लिए ही ये ब्लैक पेपर लाया गया है। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की जो असफलताएं रही हैं, मोदी सरकार जिन मुद्दों से भाग रही है, उसी की वजह से ये ब्लैक पेपर जारी किया गया है, जिसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी। ऐसे में कांग्रेस ने श्वेत पत्र आने से पहले ही ये ब्लैक पेपर जारी किया है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरह से पहले मोदी सरकार की ओर से श्वेत पत्र लाने का दावा किया गया, तमाम काम गिनाने की बातें हुई, ऐसे में कांग्रेस ने श्वेत पत्र से पहले ही एक ब्लैक पेपर जारी कर दिया। क्या इस ब्लैक पेपर का असर किसी भी तरह से जनता के ऊपर पड़ने वाला है? अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं के बारे में जो किया है, जहाँ 2024 तक के अपने लोकसभा के चुनाव के कार्यकाल की शुरुआत जैसी हुई, उन्होंने ये कहा कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। तो उसके मद्देनजर एक कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने श्वेत पत्र की घोषणा की थी, लेकिन बीजेपी ने नहले पे दहला मार के ब्लैक पेपर वो किया। सीधे 10 साल के क्रियाकलापों को वो विफलताओं के रूप में बीजेपी वो कह रही है कि विफलताएं जो बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारे नौजवानों की आत्महत्या या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की बात कही गई है। जी अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ब्लैक पेपर जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसे लेकर किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? आपको मैंने पहले कहा कि ये आज कांग्रेस ने जो नहले पे दहला मारा है, ये जैसे कि आपको बताएं, कल पिछले दिनों राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बहुत बुरे ढंग से अपमानित भी किया, या ये भी कहा जाए कि बहुत बुरे ढंग से घेरा था, और कांग्रेस को एक विफल सरकार की बताई कि जिसका सीधा कहना था कि वो ओबीसी और आरक्षण के प्रति वो सजग नहीं रहे थे, जिसका ये नतीजा जब चुनाव आ रहा था वो तरह की बात करी। लेकिन आज जो ब्लैक पत्र की बात आई है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि कांग्रेस ने बीजेपी के श्वेत पत्र के पहले, बल्कि यहाँ तक कि जो कार्यकाल एक दिन का और बढ़ाया गया था, उससे पहले इसीलिए बढ़ाया गया था कि शायद वो अपनी बातें प्रधानमंत्री कह सकेंगे, और श्वेत पत्र ला के ये अपने 2014 से 2024 का जो 10 साल का कार्यकाल है, इसमें कांग्रेस पहले क्या काम किया था उसकी विफलताओं के मद्देनजर अपनी सफलताओं की बात कहने की बात रखी गई। लेकिन उससे पहले ही जो ब्लैक पेपर ला दिया, और ब्लैक पेपर में सीधे ये दहली पे दहली वाली बात होगी। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अजय।
कि कांग्रेस का ये जो ब्लैक पेपर जारी हुआ है ये नहले पे दहले जैसा है, क्योंकि जहां सरकार अब ये दावा करने वाली है कि पिछले 10 साल लगातार जनता के हित में काम हुए हैं, वहीं अब कांग्रेस ये गिनाने जा रही है कि 10 साल सिर्फ अन्याय हुए हैं। इस ब्लैक पेपर को यही नाम दिया गया है 10 साल अन्याय काल। विवादों और बयानों का जखीरा लेकर चलने वाले सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी के विधायकों को अब चुभने लगे हैं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए मौर्य ने कहा कि क्या राम निर्जीव हो गए थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी? जो पहले से जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत? इस बयान पर अब सपा विधायक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे दिया है। मनोज पांडे का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो क्या क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता। पार्टी ने उन्हें कई बार मना किया है लेकिन वो विक्षिप्त हो गए हैं और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे मानो। अरे भेदभाव तो खुल्ला आप कर रहे हो। आप लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हो। और जिस तरीके से आज SC/ST OBC का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, एक और वोट लोगे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो आपकी आंखें किरकिरी बन जाते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देते हो। निर्जीव थे क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती है, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान देखिए उनको हिदायत अखिलेश जी ने भी देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक, देखिए जो भी इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही दुखद है। आज पूरी दुनिया प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण पर धूमधाम के साथ त्योहार जैसा पर्व मनाया। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, उत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। जब तक वो समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक जो है वो वहां से इसी तरह बयान देते रहेंगे। आप लोग PDA का बहुत चिल्ला रहे हैं। देखिए एक नारा तो है, एक PDA का नारा है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा उनका है P से पिछड़ों को अखिलेश से, P से पिछड़ों को अखिलेश से, D से डर लगता है, A से अखिलेश पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। इस तरह से अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ दोबारा बयानों का सिलसिला जारी हो चुका है। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहा है, तो OP राजभर का तो कहना है कि जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक लगातार सनातन विरोधी बयान देते जा रहे हैं, इसका क्या सीधे तौर पर खामियाजा लोकसभा चुनाव में सपा को उठाना पड़ सकता है? यहाँ पर जिस तरह बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं बयानों का एक उद्देश्य है। और यहाँ पर अगर प्रसाद मौर्य लगातार भगवान राम के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान अगर दे रहे हैं और खासतौर से सवर्ण हिंदू खिलाफ यहाँ पर अगर बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रणनीति है। और क्योंकि अगर उसको रोका जाना जानते हैं तो यहाँ पर आदेश होना चाहिए। बताया इस तरह के आपको बयान नहीं देने हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है, जो मनोज पांडे की बात करें, वो भी यहाँ पर नाराज है, कई बार बोल चुके हैं कि प्रसाद मौर्य को ऐसे बयानों से बाहर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रणनीति है सर, ऐसे बयानों की जो सिलसिला वो लगातार चल रहा है। क्योंकि बड़े नेता अखिलेश यादव है और यहाँ प्रसाद मौर्य को अगर यहाँ सलाह देंगे या उनको ताकीद करेंगे कि आपको सर बयान नहीं देने हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी इतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए कि वह बयान में
पर जैसे बयान सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं यह भी सोचा जाना चाहिए कि सोची समझी साजिश का नतीजा है, सोची रणनीति है कि यहाँ पर डबल हिंदू के खिलाफ बयान देके और यहाँ पर हिंदू डिविजन के खिलाफ बयान देके ये जो वर्ग है, जो अन्य वर्ग है, उसको या खुश करना चाहते हैं। डबल हिंदू को यहाँ पर आजकल को खाने वाला बताकर जो ओबीसी SC ST को यहाँ पर अपने साथ लाना चाहते हैं, तो ये निश्चित रूप से रणनीति हो सकती है। हालांकि रणनीति कितना नुकसान है साबित हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, ये भी गौरतलब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर सवर्ण वर्ग है और जो खासी पंजाबी वर्ग है, जो यहाँ पर भगवान राम के कार्यक्रम में शामिल हुआ था, उनको मानता है, लंबे समय से इंतजार कर रहा, तो कहीं कहीं उनको भी यहाँ ठेस पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गौरव, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल अक्सर सनातन के विरोध में बिगड़ जाते हैं, जिस तरह वो सनातनियों का विरोध करते हैं, तमाम बयान देते हैं, इसके पहले सपा सुप्रीमो ने साफ कहा था कि वो पूरी की पूरी तरह लगाम लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे बयानों पर। क्या सपा सुप्रीमो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो आने वाला समय बताएगा। हालांकि ताकीद करने की बात कही थी, और जब भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से उनके बयानों के बारे में चर्चा की गई, तो उन्होंने जगपाल सिंह यादव जो राष्ट्रीय महासचिव उनको भी इस बारे में चर्चा की गई, तो कई मौकों पर वो ये बोलते नजर आए हैं कि उनके निजी बयान है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को निजी बयान बताकर पल्लू डाल देती है, पर कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो समाजवादी पार्टी के नुकसान साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय में अखिलेश यादव कैसे ताकीद करेंगे, कि उन्होंने पहले भी कहा है कि अब इनको ताकीद करेंगे, उनको समझाएंगे इस तरह बयानबाजी से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी है कि इस तरह के बयान होते तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी तमाम नेता प्रवक्ता भी है वो पल्लू झाड़ते हैं, और कोशिश ये रहती है कि बयान संबंधित डिबेटों में या मुद्दों पर चर्चा ना की जाए। तो कहीं ना कहीं नीति है, रणनीति है, वो समाजवादी पार्टी बेहतर जानी होगी। पर यहाँ पर जिसका शशिधर मौर्य बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका यहाँ पर एक असर पड़ने वाला होगा, आगे चुनाव में कितना पड़ेगा ये समय बताएगा। किरण जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद गौरव। खिलाफ ही सपा में काफी ज्यादा रार देखने को मिल रही है। सपा के नेताओं में ही काफी ज्यादा गुस्सा है, वो नहीं चाहते कि कोई भी सपा नेता इस तरह के सनातन विरोधी बयान दे। सपा सुप्रीमो भी ऐसा कहते नजर आए, बावजूद इसके कहीं पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पहले भी वो श्री रामचरितमानस को लेकर चर्चा में रहे, अब रामलला पर दिए गए इस बयान की वजह से भी उनकी खूब किरकिरी हो रही है। फिलहाल 4 बजे की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें
9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी